आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला थे वो बड़े सेंसिटिव थे, बड़े सेंसिटिव नौयत के थे और ऐसा लग रहा था कि जो कोर्ट है उसका मिजाज ये है कि ये मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन्होंने बनाई उसमें कुछ किरदार जो हैं वो जो है आप समझते हैं कि क्या उनके नाम या आप कह लें कि वो बेनकाब हो सकेंगे कि जो इस कमेटी में जिनके नाम आएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या रिवाज पड़ सकेगा नेमिंग द नेम्स का? हाँ, मेरे ख्याल से रिवाज पड़ सकेगा नहीं, बल्कि रिवाज पड़ गया है। इसलिए कि आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जिस तरीके से बज़िद होके, और मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब तरीके से बज़िद होके उन्होंने कोशिश की कि जितने लोगों से भी बात हो रही है, जो भी रोस्टरम पर आ रहा है, वो खुल के ये कहे कि किसने क्या किया था। मेरे ख्याल से ये तकाजा करना या इसके लिए ज़िद करना बिल्कुल यानी इखलाकी तौर पे भी ठीक है और कानूनी तौर पे भी ठीक है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों का पता होना चाहिए कौम को कि किसने क्या क्या किया है। बात कहाँ से शुरू करें ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि बहुत सारी बातें आज अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने ख़ास तौर से और वहाँ पेश होने वाले लोगों ने की हैं, जिसके ऊपर एक एक प्रोग्राम पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तलिफ वक्त में इसको जिस हद तक हम यानी सम अप कर सकते हैं वो हम कर दें। बुनियादी सवाल ये है कि ये जो इमरान प्रोजेक्ट था जो 2011 में लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने वाले कौन लोग थे, किन्होंने किया, किन्होंने प्लान किया, किन्होंने कंसीव किया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। कुछ चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, आपके सामने है, चाहे वो 2014 का धरना है, चाहे वो उसके बाद 4 साल की हुकूमत है। 2017 का में जो प्लान किया गया उसके हिसाब से 2018 का इलेक्शन जो है उसकी में क्या तबाही मची, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब एक शख्स के बारे में कनाडा से इंपोर्ट किया कह के अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी एक कॉमन इंटेलिजेंस के बंदे के लिए ये तय करना मुश्किल नहीं है कि उनका हवाला जो है वो मौलाना तारुल कादरी साहब की तरफ है। मौलाना तारुल कादरी साहब के बारे में एक बड़ा सार्कास्टिक रिमार्क मैंने सुना कि वो किराए के कातिल के तौर पे हर जगह आधमकते हैं, चाहे उनका अपना कोई ज़ाती लेन देन उससे हो या ना हो। ये हमने बहुत सारे धरनों में जिसका वो हिस्सा रहे हैं उसमें हमने देखा, और यही बात उठा के चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे कि एक शख्स कनाडा से आया, वो ये सब कुछ करके चला गया, किसी ने नहीं पूछा। वो फिर हुकूमत से पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी यहाँ से जाके इसी तरह का धरना वहाँ कर सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि वहाँ अगर आप इस तरह का धरना करेंगे तो फिर वो आपको कहेंगे जाएं अब आप इज़्ज़तदार तरीके से घर चले जाएं। तो असल ऑब्जेक्टिव उनका ये पूछने का था कि क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ आ जाए वो नेमिंग ऑफ द नेम्स की जो बात आप कर रहे हैं, उन्होंने इसरार किया चेयरमैन पैमरा से भी, जो साबका थे उससे भी, मौजूदा उससे भी, कि नाम बताएं कौन था मास्टर माइंड इस फैज़ाबाद धरने का। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो इमरान प्रोजेक्ट है इसके बहुत सारे अहम लोग हिस्सा रहे हैं, उनमें 3 सक्सेसिव यानी ISI के चीफ थे, जिनमें जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ हमीद। ये तीनों यहाँ तक इस प्रोजेक्ट के अंदर डूबे हुए हैं और उन तीनों को इसे कौम को एक न एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। और मुझे यूँ लगता है कि अगर ये नेमिंग ऑफ द नेम्स की जो बात आप कर रहे हैं, इनके नाम अगर ले लिए गए तो ये अदालत में आवे ही आवे। ये मैं ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ कि न सिर्फ शुजा अपने फैज़ हमीद साहब, गालिबन ये दोनों हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे अदालत में। हैविंग सेड दैट, देखिए असल बात जो तय करने की है वो ये कि ये जो तीनों कस्टोडियन थे इमरान प्रोजेक्ट के, इन्होंने किसके कहने पर ये सारा अमल जो है ये किया, कहाँ से ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, ये बात अब दूर तक चली जाएगी। और फिर जैसा मैंने कहा कि वक्त नहीं है कि उन सारी बातों की बात की जाए। आज जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया था वो यानी नाकाबिले फ़हम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस एतबार से एग्रेसिव था कि जब एक वकील साहब हैं जो ज़ियाउल हक के बेटे के वकील थे, वो एजाज़ुल हक साहब, उन्होंने जब साबिक़ा सदर का हवाला देने के लिए उनके नाम के साथ लफ्ज़ सदर इस्तेमाल किया तो वो इरिटेट हो गए बाकायदा। उन्होंने कहा नो यू विल नॉट कॉल हिम प्रेसिडेंट इन दिस कोर्ट। ये बहुत कैटेगोरिक और बहुत यानी जुर्रत वाला बंदा ही ऐसी बात कर सकता है। पॉइंट आउट किया गया, कोर्ट ही जवाब भी तो देती रही है। आ रहा हूँ, इसीलिए तो इसको अंडू करने का वक्त आ गया। अब देखें, मैं तस्लीम करता हूँ ये
कि फ़ौज वो सब कुछ नहीं कर सकती थी जो माजी में उन्होंने किया, चाहे उसका ताल्लुक अयूब खान से हो जो पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे, चाहे उसका ताल्लुक ज़िया-उल हक से हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ से हो। अगर अदालतें उनके साथ कोलैबोरेट नहीं करती, उनकी सहूलतकारी नहीं करती, ये पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता था। आप ये देखिए कि इसमें इस हद तक हम चले गए कि हमने एक शख्स को ये हक दे दिया कि तुम आइन में अपनी मर्जी से जब चाहो जो चाहो वो तरमीम कर लो। ये दुनिया की बनाना रिपब्लिक में भी किसी के पास नहीं है, ये किंगडम्स में भी शाह के पास नहीं होता इख्तियार। तो ये हमारी आला अदलिया के बहुत उस वक्त के नामवर जजों की करतूतें हैं, और जिन्होंने आलाकार बनने से इनकार किया उनके जूनियर्स को उठा के उनका हाल भी हमने देख लिया क्या किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जिसको कहते हैं ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज़ का, गालिबन सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। और काजी फायज़ ईसा साहब ये अपने मुद्दत मुलाजमत में तय करना चाहते हैं कि जो कुछ माजी में हुआ है ये दोहराया ना जाए, और उसका एक ही तरीका है, वो ख़ुद भी कह रहे हैं ये कि जब तक मुतल्लिका अफराद को जिन्होंने ये जराइम किए इस कौम के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस रियासत के ख़िलाफ़, उनको आप सज़ा नहीं देंगे तो दूसरा शख्स वही जुर्म करने से कभी बाज नहीं आएगा। इस तरह भी उन्होंने बड़ा खुल के इशारा किया है। एक और जो हवाला मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जो कमेटी बनाई थी हुकूमत ने, उसके ऊपर भी चीफ साहब बहुत नाला थे। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ये एक कागजी कार्रवाई है और इसके ज़रिए तमाम ज़िम्मेदारों को एग्जोनरेट करने की एक कोशिश है। बहुत खौफनाक रिमार्क्स है ये फ्रॉम द लेवल ऑफ द चीफ जस्टिस। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए और उसके TORs हमें भेजें कि वो क्या वो उसने तय करना है। मुराद उनकी ये थी कि जिन चीज़ों से आप जान बचाना चाह रहे हैं उन चीज़ों को आप सामने लेके आएँ, नेम द नेम्स जिसकी बात आपने की है। दूसरा उनका जो गुफ्तगू चेयरमैन पैमरा साहब का और मौजूदा से थी, उसमें भी बहुत बड़े बड़े वाज़े इशारे हैं। और सिवाय अबसार आलम के और किसी ने, देखिए अबसार आलम तो चूँकि इस पूरी उसका हिस्सा है, हिस्सा तो सलीम बेग साहब भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपको किसने कहा था ये रिव्यू पिटिशन दायर करने के लिए फैसले के ख़िलाफ़, जो कि रिटर्न नहीं थी। 9 हुई, 9 की 9 में से पैमरा एक फरीक था। उनका आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आपको किसने कहा था। उसने कहा नहीं जी ये तो हमारा अपना फैसला था। उसने कहा एक इंडिविजुअल ओरल फैसला तो कर ही नहीं सकता। आप किसको आप कानून पढ़ाने जा रहे हैं, आप हमें कानून ना पढ़ाएं। दूसरे ने कहा कि जनाब मुझे तो एक टेलीफोन आया था और मुझे ये कहा गया था कि ये चैनल बंद कर दें। तो उन्होंने कहा आप उसका नाम ले सकते हैं, और पीछे तो नाम सारे ही ले लेते हैं, जब वो आएंगे हम उन्हें बुलाएंगे तब आप नाम लेंगे। उसने कहा जी अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल नाम लूँगा। और अबसार आलम ने पिछले कई शोज़ मैंने उसके देखे हैं और आज मैंने उनकी सुप्रीम कोर्ट की अपीयरेंस भी देखी है। ही इज़ ए ब्रेव मैन, आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज दैट। वो जर्नलिस्ट भी थे, वो पैमरा के चीफ भी थे। उन्होंने जिस जुर्रत के साथ ये स्टैंड लिया है मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर भी, एक एंकर के तौर पर भी, और एज ए पाकिस्तानी ऑल्सो। इस तरह की जुर्रत के मुजाहरे अगर हम करेंगे एंड वी स्टार्ट नेमिंग द नेम्स, तो कोई कल्प्रेट कौम के साथ खिलवाड़ करके आराम से नहीं जा सकता। आगे आ जाइए जनाब। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो उस पार्टी की तरफ फिर इशारा कर रहे हैं कि एक पार्टी ने पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया और यरगमाल बनाए रखा। ये बात भी इशारा बिल्कुल वाज़ेह है। मैं समझता हूँ कि आज की कार्रवाई के बाद मुझे ये तवक्को तो पैदा हो चली है कि न सिर्फ ये कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो कटहरे में आएंगे, बल्कि ये तवक्को भी मुझे है कि उनको सज़ा भी मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दोबारा कोई शख्स ये जुर्रत नहीं करेगा। मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता चलूँ। आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने मुकदमा कायम किया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का, इसलिए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था। हरचंद की उसकी सज़ा उन्होंने बहुत भुगती। लेकिन अगर उस वक्त की अदलिया स्टैंड ले लेती, उस वक्त की अदलिया ने जो नेगेटिव किरदार अदा किया है उसको, फिर मैंने कहा कि वक्त नहीं है, वरना उन सबको एक्सपोज करना चाहिए। किस तरह से अदालत बदली, किस तरह से सज़ा देने वाले जज का कैरियर तबाह किया गया, किस तरह से फिर उसके लिए रास्ता ढूंढ के उसको बाहर निकाला गया। एक और बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक याद होगा आपको, हमेशा ये कहा जाता है कि फ़ौज में कोई एक ताले आज़मा आया, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़ौज की जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह का उसका पैटर्न है,
ये सिंधर्स्ट स्कूल ऑफ एकेडमी जो सिंधर्स्ट एकेडमी जो है, वो वहाँ जो ट्रेन होती हैं फ़ौजें, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन में बटी होती हैं। सिपाही से लेके कैप्टन तक एक रैंक, एक बैच है, देन मेजर से लेके तो ब्रिगेडियर तक एक है, फिर ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक एक है, और तीनों में आपस में एज सच डेली बेसिस पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो जो प्लान तीसरा कर रहा है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, उसका नीचे में ग्रास रूट लेवल में किसी को नहीं पता होता। अच्छा, मगर चूंकि डिसिप्लिन फोर्स है, लिहाजा जब भी कोई चीफ फैसला कर लेता है तो फौज को मजबूरन कह लीजिए या डिसिप्लिन की वजह से साथ देना पड़ता है। लिहाजा मैं यहाँ पर ये वजाहत बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो धरना 2014 में दिया गया था, वो सबके इल्म में था किसने कराया। उस वक्त की हुकूमत ने, उन्होंने बुलाया जनरल राहील को और उससे पूछा कि ये आप करवा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करवा रहे। तो उसने कहा फिर ख़त्म कराएं, तो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें जो हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं, इसने बहुत तकलीफ़ दे बात है ये कि एक मुल्क जो एटॉमिक पावर है, एक मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया है, एक मुल्क जो अब 75 साल जिसकी उम्र हो गई है, वहाँ ये सब कुछ खिलवाड़ होते रहे और किसी को आज तक सज़ा या जजा जो है उसका मुस्तहिक तो करार बुखारी नहीं साहब, दिया आपने ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने की बात की और आप ये कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है, लेकिन हमने देखा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेके अभी तक, अभी जो आपने मुशर्रफ वाले केस का जो जिक्र किया, उसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि हम ये समझते रहे कि जब ये इस किस्म के फ़ैसले आते रहे या इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आती रहीं, उसमें हम ये देखते रहे कि हमने ये समझा कि ये पहला कतरा साबित होगा, लेकिन वो पहला कतरा जो है वो कहीं गुम हो जाता है। देखिए, वो गुम इसलिए हो जाता था कि हमेशा से माजी में जिन अदवार का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें फ़ौज और अदलिया वर बोथ कोलैबोरेटर्स। ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ़ौज और अदलिया अब दो अलग पेजेस पर हैं, और होना भी चाहिए। एज स्टेट इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट सपोज टू डू सहूलतकारी फॉर ईच अदर, दे शुड डू व्हाट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज। वो सेम पेज मंत्रा ने जितनी तबाही इस मुल्क में मचाई है, उसका कोई, यानी ना उसका कोई हिसाब मांगने वाला है, ना उसका कोई सज़ा और जज़ा है, और इसीलिए हमारे साथ ये खिलवाड़ अक्सर होते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग अगर जारी रहती है, अब तो खैर 15 नवंबर तक आपने कहा कि ये मुलतवी हो गई है, तो यकीनी तौर पर इसमें से 2-3 चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पे अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। एक ये कि अगर आप कौम के ख़िलाफ़ कोई जुर्म करेंगे, अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ कोई जुर्म करेंगे, तो रियासत और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी, और माफ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है।